हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस के टेस्ट नंबर 1 का आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। लगभग 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ सरोगेसी विनियमन अधिनियम जो 2021 है उससे रिलेटेड दो कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत में परोपकारी और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की सरोगेसी की अनुमति है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत में सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत परोपकारी सरोगेसी की तो अनुमति है, लेकिन वाणिज्यिक अनुमति पर प्रतिबंध है। यानी वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है, जबकि परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है। इसलिए कथन नंबर 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, एक महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत एक महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर है, केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में पारंपरिक धारा प्रवाह की दिशा क्या है? ऑप्शन है ए धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ऑप्शन बी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऑप्शन सी यह परिपथ के प्रकार पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विद्युत परिपथ में पारंपरिक धारा प्रवाह की दिशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसूर की दाल के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत में मध्य प्रदेश मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि अभी तक का हाल का न्यू डेटा है, उसके अनुसार भारत में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ना कि मध्य प्रदेश। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, भारत विश्व में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल गलत है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मसूर का उत्पादक है, जबकि विश्व में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा नंबर मतलब 2 कथन भी हमारा बिल्कुल गलत है। कथन नंबर 3 है, मसूर के अधिशेष उत्पादन के कारण भारत विश्व में मसूर दाल का निवल निर्यातक है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल गलत है। भारत मसूर का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दाल का आयात करता है। तो भारत मसूर की दाल का निर्यात नहीं बल्कि आयात करता है। तो कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए इसे, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मसूर का उत्पादक देश है, जबकि विश्व में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा। और भारत मसूर का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी मसूर की दाल का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे दुर्लभ भू खनिज गैलियम और जर्मेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन नंबर 1 है, हाल ही में 2 दुर्लभ भू खनिज खोजे गए थे, गैलियम और जर्मेनियम। तो बताना है हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, दोनों खनिज जस्ता अयस्कों में पाए जा सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। गैलियम और जर्मेनियम दोनों ही खनिज जस्ता अयस्कों में पाए जा सकते हैं। कथन नंबर 2 है, गैलियम का उपयोग अर्धचालक उपकरणों में किया जाता है, जबकि जर्मेनियम का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो गैलियम भू खनिज है उसका उपयोग अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, जबकि जर्मेनियम का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। कथन नंबर 3 है, भारत में गैलियम का कोई भंडार नहीं है, लेकिन जर्मेनियम एल्यूमिना के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है। भारत में जर्मेनियम का कोई भंडार नहीं है। भारत जर्मेनियम के लिए पूर्ण रूप से 100% आयात पर निर्भर है। भारत में जर्मेनियम का कोई भंडार नहीं है, इसलिए कथन नंबर 3 हमारा गलत है, जबकि कथन 1 और 2 हमारे सही हैं। हमारा सही आंसर होगा, केवल 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है स्रोत और दूसरी तरफ है अम्ल। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित है। नंबर 1 है दही। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है सिरका। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, ना कि मैथोनोइक अम्ल, तो ये गलत सुमेलित है। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। और नंबर 3 है इमली। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसमें से कथन 1 और 3 यानी नंबर 1 और नंबर 3 युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म ही सही सुमेलित हैं। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, जबकि सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, समसूत्री कोशिका विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये कथन हमारा गलत है। जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं और जनन कोशिकाओं दोनों में होता है, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, सभी समसूत्री संतति आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जीन का एक नया संयोजन प्राप्त होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कोशिका विभाजन में सभी समसूत्री संतति आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जीन का एक नया संयोजन प्राप्त होता है, इसलिए हमारा सही आंसर है, केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1 है ऑक्सीटोसिन, नंबर 2 सेरोटोनिन, नंबर 3 एंडोर्फिन और नंबर 4 डोपामाइन। उपर्युक्त में से कितने फील गुड हार्मोन्स हैं जो मनुष्यों में अवसाद को कम करते हुए आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देते हैं? यानी इनमें से ऐसे कितने फील गुड हार्मोन्स हैं जो कि मनुष्य में अवसाद को कम करते हुए उसे आनंद की अनुभूति कराते हैं? तो हार्मोनों के एक समूह को कहते हैं फील गुड हार्मोन। फील गुड हार्मोन क्या होता है? फील गुड हार्मोन हार्मोनों का एक समूह होता है जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। उनमें आते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन और डोपामाइन हार्मोन। तो जो फील गुड हार्मोन या हैप्पी हार्मोन होते हैं उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन और डोपामाइन हार्मोन, ये सभी हार्मोन शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों बिल्कुल सही है। यानी फील गुड हार्मोन ये चारों ही फील गुड हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है।
4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कथन नंबर 2 है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो ये कथन हमारा गलत है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम नहीं होती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है रेडियो कार्बन डेटिंग में सामान्यतः रेडियोधर्मी समस्थानिक C14 उपयोग किया जाता है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। रेडियो कार्बन डेटिंग को हम कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। यानी रेडियो कार्बन डेटिंग को कार्बन 40 डेटिंग भी कहा जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में सामान्यतः रेडियोधर्मी समस्थानिक में C40 उपयोग किया जाता है। यानी रेडियोधर्मी समस्थानिक C40 का उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है यह 100 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु माप सकता है। तो ये कथन हमारा गलत है। जो रेडियोधर्मी समस्थानिक C40 है उसका उपयोग अधिकतम 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु को मापने के लिए किया जाता है और उसी में वो ज़्यादा लाभदायक होता है। जबकि 100 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु को मापने के लिए अन्य समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो कथन 1 हमारा सही है, जबकि कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है। ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी अल्फा कण। इनमें से किस कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में 70% अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में 70% अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं और ये पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। कथन नंबर 2 है इस रिएक्टर में उपयोग किए गए ईंधन को रिएक्टर में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में उपयोग किए गए ईंधन को इस रिएक्टर में बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल गलत है। हमारा सही आंसर है कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइप रस्ट किस फसल का एक सामान्य रोग है। ऑप्शन है ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी आलू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेहूं। स्ट्राइप रस्ट गेहूं का एक सामान्य रोग है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन जैसे ही क्षितिज पर सूर्योदय होता है फसल प्रबंधन प्रणाली अपना कार्य करना शुरू कर देती है। खेतों में लगे मृदा सेंसर वास्तविक समय डेटा को मुख्य केंद्र तक पहुंचाने लगते हैं। एल्गोरिदम यानी कलन विधि आर्द्रता, पोषक स्तरों और मौसम पूर्वानुमान का विश्लेषण करने लगता है। स्वचालित सिंचाई प्रणालियां सक्रिय हो जाती हैं जो सटीक रूप से जल पहुंचा रही होती हैं। ड्रोन ऊपर उड़ते हैं, फसल की सेहत का मानचित्रण करने लगते हैं और कीटों का पता लगाने लगते हैं। प्रणाली उपज को अधिकतम बनाए रखते हुए और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए अनुकूलतम दशाएं सुनिश्चित करती है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है। ऑप्शन है ए मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क,
ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑप्शन डी रिमोट सेंसिंग। ये जो अभी इतना वर्णन किया गया है इस पैसेज में किस टेक्नोलॉजी का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस पैसेज में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रतिदिन जैसे ही क्षितिज पर सूर्योदय होता है फसल प्रबंधन प्रणाली अपना कार्य करना शुरू कर देती है। खेतों में लगे मृदा सेंसर वास्तविक समय डेटा को मुख्य केंद्र तक पहुंचाने लगते हैं। एल्गोरिदम यानी कलन विधि आर्द्रता, पोषक स्तरों और मौसम पूर्वानुमान का विश्लेषण करने लगता है। स्वचालित सिंचाई प्रणालियां सक्रिय हो जाती हैं जो सटीक रूप से जल पहुंचा रही होती हैं। ड्रोन ऊपर उड़ते हैं, फसल की सेहत का मानचित्रण करने लगते हैं और कीटों का पता लगाने लगते हैं। प्रणाली उपज को अधिकतम बनाए रखते हुए और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए अनुकूलतम दशाएं सुनिश्चित करती है। ये परिच्छेद यानी ये पैसेज सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी का। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कपूर, नंबर 2 सेलुलोज, नंबर 3 आयोडीन। उपर्युक्त यौगिकों में से कितनों में ऊर्ध्वपातन अर्थात द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं होता है? यानी इनमें से किन यौगिकों में ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन मतलब जिसमें पदार्थ द्रव अवस्था से गुजरे बिना ही सीधे ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, उस अवस्था को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, यानी उस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो इनमें से कौन से वो यौगिक है जिनमें ऊर्ध्वपातन होता है? तो वो है कपूर और आयोडीन। सेलुलोज में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा, यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, कपूर और आयोडीन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कपूर और आयोडीन में ऊर्ध्वपातन होता है जिनमें ये पदार्थ यानी कपूर और आयोडीन ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कार्बन नैनो ट्यूब को वियरेबल डिवाइस को ऊर्जा प्रदान करने हेतु कपड़ों के सूती धागों पर लेपित किया जा सकता है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कार्बन नैनो ट्यूब को वियरेबल डिवाइस को ऊर्जा प्रदान करने हेतु कपड़ों के सूती धागों पर लेपित किया जा सकता है। कथन नंबर 2 है कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रौद्योगिकी में उपयोगी हो सकते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रौद्योगिकियों में उपयोगी हो सकते हैं। कथन नंबर 3 है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कार्बन नैनो ट्यूब की सुग्राह्यता उन्हें दवा और जीन डिलीवरी में महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कार्बन नैनो ट्यूब की सुग्राह्यता उन्हें दवा और जीन डिलीवरी में महत्वपूर्ण बनाता है। और कथन नंबर 4 है कार्बन नैनो ट्यूब का कोई विषाक्त प्रभाव नहीं होता है जो इन्हें विभिन्न उद्योगों में सबसे अधिक मांग वाला पदार्थ बनाता है। ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब से फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ये विषाक्त पदार्थ है, इससे फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा रहता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। केवल 3 कथन हमारे बिल्कुल सही हैं जबकि चौथा कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक व्यक्ति शिथिल रेत पर खड़ा होता है और फिर उस पर लेट जाता है। वह लेटने की अपेक्षा खड़े रहने के दौरान रेत में अधिक गहराई तक चला जाता है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? यानी पूछा गया है एक व्यक्ति रेत पर खड़ा होता है और फिर उसी रेत पर लेट जाता है, लेकिन जब वो लेटता है तो उसकी अपेक्षा जब वो खड़ा होता है खड़े होने के दौरान वो रेत में अधिक गहराई तक चला जाता है। तो उसका क्या कारण है? ऑप्शन है ए खड़े होने पर शरीर का भार कम होता है, ऑप्शन बी मानव शरीर का घनत्व रेत से कम होता है,
ऑप्शन सी, खड़े रहने के दौरान रेत पर दबाव अधिक होता है। और ऑप्शन डी, लेटने पर शरीर और रेत के बीच घर्षण अधिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़े रहने के दौरान रेत पर शरीर का दबाव अधिक होता है, इसलिए व्यक्ति खड़े रहने पर रेत में अधिक गहराई तक चला जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलक को जमने से रोकने के लिए वाहनों के रेडिएटर्स में हिमरोधी यानी एंटी फ्रीज के रूप में सामान्यतः किस कार्बन आधारित यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए एसीटोन, ऑप्शन बी ब्यूटेनॉल, ऑप्शन सी आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ऑप्शन डी एथिलीन ग्लाइकोल। यानी शीतलक को जमने से रोकने के लिए वाहनों के रेडिएटर्स में हिमरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग वाहनों के रेडिएटर्स में हिमरोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भारत मालदीव के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनसे संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत और मालदीव दोनों ही सार्क और बिम्स्टेक नामक क्षेत्रीय समूह के सदस्य हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। भारत और मालदीव दोनों सार्क के तो सदस्य हैं, लेकिन मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, 2018 से 2022 के बीच मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। 2018 से 2022 के बीच मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है। कथन नंबर 3 है, मालदीव की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना में से एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का वित्त पोषण भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। मालदीव की जो सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना है वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, उसका वित्त पोषण भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए कथन 3 भी बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कथन 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी श्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैवी श्योर क्या है? कथन नंबर 1 है, यह भारत का स्वदेशी रूप से विकसित पहला हेपेटाइटिस ए टीका है। ये बिल्कुल सही कथन है। हैवी श्योर भारत का स्वदेशी रूप से विकसित पहला हेपेटाइटिस ए टीका है। कथन नंबर 2 है, इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। हैवी श्योर को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, इसके द्वारा हैवी श्योर को विकसित किया गया है। तो कथन 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, यह एक एकल खुराक वाला टीका है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। हैवी श्योर 2 खुराक वाला टीका है, ना कि एकल खुराक वाला। इसलिए कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गमले में रोपित पौधे को कुछ दिनों तक अत्यधिक सिंचित किया जाता है तो वह धीरे धीरे मृत हो जाता है। यानी अगर किसी गमले में रोपित पौधे को कुछ दिनों तक अत्यधिक सिंचित किया जाता है, उसे अत्यधिक जल दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे मृत हो जाता है। उसका कारण क्या है? ऑप्शन है ए, पौधा मृदा के रोगाणु से संक्रमित हो जाता है। ऑप्शन बी, जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन सी, जड़ें पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थ हो जाती हैं। और ऑप्शन डी, जल मृदा से वायुवीय भागों तक नहीं पहुंच पाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी गमले में रोपित पौधों को कुछ दिनों तक अत्यधिक सिंचित किया जाता है तो धीरे धीरे वो पौधा मृत हो जाता है।
क्यों? क्योंकि जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है और इसीलिए वह पौधा धीरे धीरे मृत हो जाता है। क्योंकि जब किसी पौधे को अत्यधिक जल दिया जाता है तो जो उसके वायु छिद्र होते हैं उनमें जल भर जाता है, जिसके कारण जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है नैनो उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है नैनो यूरिया फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को 80% से अधिक बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नैनो यूरिया फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को 80% से अधिक बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। कथन नंबर 2 है परंपरागत यूरिया प्रिल की तुलना में नैनो यूरिया का सतही क्षेत्रफल कम होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। परंपरागत यूरिया प्रिल की तुलना में जो नैनो यूरिया का सतही क्षेत्रफल होता है वो यूरिया प्रिल की तुलना में लगभग 10,000 गुना अधिक होता है, ना कि कम होता है। तो परंपरागत यूरिया प्रिल की तुलना में नैनो यूरिया का सतही क्षेत्रफल लगभग 10,000 गुना अधिक होता है, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है 3D प्रिंटिंग, नंबर 2 क्वांटम कंप्यूटिंग, नंबर 3 खाद्य पदार्थों के संदूषण का पता लगाना। उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रों यानी कितने फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इनमें से किन फील्डों में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो नंबर 1 है 3D प्रिंटिंग, इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 है खाद्य पदार्थों के संदूषण का पता लगाना, इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा तीनों ही क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स है उसका क्षेत्र सर्वाधिक है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 50% से अधिक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के अंतर्गत शामिल है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का लगभग 55% यानी 50% से अधिक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के अंतर्गत शामिल है, इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। और कथन 3 है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदत्त प्रथागत और परंपरागत वन अधिकारों को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में मान्यता नहीं दी गई है। तो ये कथन हमारा गलत है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदत्त प्रथागत और परंपरागत वन अधिकारों को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में मान्यता दी गई है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। केवल 2 ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है।
गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। कथन नंबर 2 है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल द्रव्यमान और आवेश दोनों पर निर्भर करता है। तो ये कथन हमारा गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आवेश पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबकीय बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल इससे स्वतंत्र है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि दो पिंडों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि दो पिंडों के बीच का जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो दोनों पिंडों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह एक ऐसी बड़ी घटना है जिसके तहत किसी पदार्थ को प्रकाश के संपर्क में लाने पर वह इलेक्ट्रॉन अवशोषित करने लगता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसी परिघटना है जिसके तहत किसी पदार्थ को प्रकाश के संपर्क में लाने पर वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है, ना कि अवशोषित करने लगता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, सौर पैनलों में सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सौर पैनलों में सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन है, जीमेन प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जीमेन प्रभाव यानी जीमेन इफेक्ट से रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, यह तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिमान प्रेक्षक के संबंध में तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो ये कथन हमारा गलत है। जीमेन प्रभाव तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिमान प्रेक्षक के संबंध में तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन का वर्णन नहीं करता है, बल्कि जीमेन प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल लाइंस जो वर्णक्रमीय रेखाएं होती हैं उनके विभाजन का वर्णन करता है। यानी जीमेन प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल लाइंस के विभाजन का वर्णन करता है। तो कथन नंबर 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, इसके सिद्धांतों का उपयोग चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर की कार्यपद्धति के तहत किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो जीमेन प्रभाव है, जीमेन प्रभाव के सिद्धांतों का उपयोग MRI स्कैनर की कार्यपद्धति के तहत किया जाता है। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन से रेडियोधर्मी समस्थानिकों के अनुप्रयोग हैं? तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहला यही समस्थानिकों की जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन से रेडियोधर्मी समस्थानिकों के अनुप्रयोग हैं। नंबर 1 है कैंसर का उपचार, नंबर 2 नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में, और नंबर 3 घेंगा का उपचार। तो इसका सही आंसर होगा कैंसर का उपचार, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में और घेंगा रोग का उपचार। इन तीनों ही प्रयोगों में रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में भी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है,
नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है और घेंघा रोग के उपचार में भी रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रत्येक धातु की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है, तो हमें इन धातुओं को घटते क्रम में लगाना है। नंबर 1 है सोडियम, नंबर 2 जस्ता, नंबर 3 लोहा, नंबर 4 पारा। तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु होती है वो होती है सोडियम, उसके बाद जस्ता यानी जिंक, उसके बाद लोहा यानी आयरन और उसके बाद पारा यानी मरकरी। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है सोडियम, उससे कम जस्ता, उससे कम लोहा और उससे कम पारा। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनका घटता क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है हैग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में है। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। कथन नंबर 1 है, एक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है, जिसमें एक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किए गए मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, न्यायालय के किसी सदस्य को अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति से ही बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी सदस्य को अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति से ही बर्खास्त किया जा सकता है, इसलिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र निकाय और कोई एकल देश दोनों ही ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सलाहकारी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। संयुक्त राष्ट्र निकाय तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी कार्रवाई की मांग कर सकता है, उसकी सलाहकारी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन कोई एकल देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता और ना ही उससे सलाहकारी कार्रवाई की मांग कर सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा, केवल कथन 1 और 2 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर बढ़ते ड्रोन हमलों के संदर्भ में लाल सागर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, लाल सागर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। लाल सागर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कथन नंबर 2 है, इजराइल अपने इलियट बंदरगाह के माध्यम से अकाबा की खाड़ी से होते हुए लाल सागर तक पहुंच सकता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। इजराइल का एकमात्र बंदरगाह है जो कि लाल सागर के पास स्थित है, इलियट बंदरगाह। उसके माध्यम से इजराइल अकाबा की खाड़ी से होते हुए लाल सागर तक पहुंच सकता है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, सुएज की खाड़ी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। सुएज की खाड़ी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, स्वदेशी रूप से निर्मित मानव रहित यान यानी UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल दृष्टि 10
स्वदेशी रूप से निर्मित मानव रहित यान जिसका नाम है दृष्टि 10, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है। जो मानव रहित यान है दृष्टि 10, उसे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, यानी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, ना कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, इसे 100% स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों से बनाया गया है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। इसमें लगभग 70% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया है, ना कि बिल्कुल 100%। तो ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दृष्टि 10 एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, इसलिए ये कथन हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पिघलती हुई आइसक्रीम नंबर 1, नंबर 2 जल का वाष्पीकरण, नंबर 3 केक का पकना। रसायन विज्ञान के संदर्भ में उपर्युक्त में से कितने रासायनिक परिवर्तन हैं? इनमें से कितने रासायनिक परिवर्तन हैं? तो नंबर 1 है पिघलती हुई आइसक्रीम, ये भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2 है जल का वाष्पीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और नंबर 3 है केक का पकना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही इनमें से रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पिघलती हुई आइसक्रीम और जल का वाष्पीकरण ये दोनों भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षण के संदर्भ में नमक मुख्य रूप से जीवाणुओं के विकास को अवरुद्ध करता है। ऑप्शन है ए पीएच में वृद्धि करके, ऑप्शन बी पीएच में कमी करके, ऑप्शन सी पोषक तत्वों में वृद्धि करके, और ऑप्शन डी जल को अवशोषित करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खाद्य परिरक्षण के संदर्भ में नमक जीवाणुओं के विकास को अवरुद्ध करता है, जल को अवशोषित करके। जब खाद्य पदार्थों में नमक मिलाया जाता है तो परासरण यानी ओस्मोसिस की क्रिया होती है, जिसमें जीवाणुओं की जो कोशिकाओं का जल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो खाद्य परिरक्षण के संदर्भ में नमक जीवाणुओं के विकास को अवरुद्ध करता है, जल को अवशोषित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हाइड्रोजनीकरण से वसा के गलनांक में वृद्धि होती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हाइड्रोजनीकरण से वसा के गलनांक में वृद्धि होती है। कथन नंबर 2 है वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार करने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार करने के लिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार करने के लिए हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है मिसाइलें और दूसरी तरफ है उनका विवरण। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है रुद्रम लॉन्ग रेंज गाइडेड बम। तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि रुद्रम एक विकिरण रोधी मिसाइल है, ना कि लॉन्ग रेंज गाइडेड बम, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 2 है गौरव लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है, तो ना कि विकिरण रोधी मिसाइल, तो ये भी गलत सुमेलित है। गौरव एक लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है, ये दोनों आगे पीछे दिए हुए हैं। नंबर 3 है ब्रह्मोस एनजी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये हमारा सही सुमेलित है। हमारा सही आंसर होगा केवल एक ही युग्म
सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्किस बानो बाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने हालिया निर्णय के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आदेश या निर्णय का पुनर्विचार करने की शक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बिल्किस बानो मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया था, तो पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की जो उसकी शक्ति है उससे संबंधित इन कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी आदेश या निर्णय का पुनर्विचार करने की शक्ति देता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी आदेश या निर्णय का पुनर्विचार करने की शक्ति देता है, ना कि आर्टिकल 142, बल्कि आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी आदेश या निर्णय की पुनर्विचार करने की शक्ति देता है। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, केवल वाद में शामिल पक्षकार ही इससे संबंधित निर्णय के पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है। उस मामले से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस निर्णय के पुनर्विचार की मांग कर सकता है, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए पुनर्विचार याचिका की सुनवाई एक बड़ी और विशिष्ट पीठ के द्वारा ही की जाती है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जो पुनर्विचार याचिका होती है उसकी सुनवाई उन्हीं न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है जिन्होंने उस वाद पर अपना फैसला दिया था, ना कि किसी विशिष्ट पीठ के द्वारा, बल्कि उन्हीं न्यायाधीशों के द्वारा उस पर सुनवाई की जाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3। कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, डीएनए वह अणु है जिसके पास किसी जीव के विकास और कार्यप्रणाली से संबंधित आनुवंशिक जानकारी होती है। डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, डीएनए अणु द्विकुंडली आकार का होता है जिसमें आयनिक बंधों से जुड़े डीएनए के 2 रज्जुक होते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। डीएनए अणु द्विकुंडली आकार का होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन डीएनए के जो 2 रज्जुक होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के द्वारा नहीं बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, एक डीएनए अणु में 4 न्यूक्लियोटाइड समान मात्रा में मौजूद होते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है। एक डीएनए अणु में चारों न्यूक्लियोटाइड समान मात्रा में मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, डीएनए में 4 क्षारों में से एडेनिन सदैव ग्वानिन के साथ युग्म बनाता है और साइटोसिन सदैव थाइमिन के साथ युग्म बनाता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। डीएनए में 4 क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, जिनमें से एडेनिन थाइमिन के साथ युग्म बनाता है जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ युग्म बनाता है, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन के एक रूप कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन को पादप के निम्नलिखित में से किस या किन भागों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कायिक प्रवर्धन को पादप के किस भाग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब अलैंगिक प्रजनन के रूप में कायिक प्रवर्धन के माध्यम से पादपों का निर्माण किया जाता है तो उसमें पौधे के किन भागों का उपयोग होता है। नंबर 1 है जड़ें, नंबर 2 है पत्तियां, नंबर 3 है तना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जड़, तना और पत्ती तीनों का ही उपयोग कायिक प्रवर्धन के रूप में किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही बिल्कुल सही हैं। इन तीनों का ही उपयोग जड़, तना और पत्ती तीनों के द्वारा ही यानी इन तीनों के
कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही पादप का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के निम्नलिखित भागों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है तारक काय, नंबर 2 लवक, नंबर 3 कोशिका भित्ति, नंबर 4 रसधानी। कोशिका के उपर्युक्त भागों में से कितने पादप एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं? ये कोशिका के 4 भाग दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कितने भाग जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो नंबर 1 है तारक काय यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए ये तो आंसर में नहीं होगा। नंबर 2 है लवक यानी प्लास्टिड्स। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। नंबर 3 है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। कोशिका भित्ति भी सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और नंबर 4 है रसधानी यानी वैक्यूल्स। रसधानी यानी वैक्यूल्स पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल एक ही कथन इनमें से सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है जल में सर्फिंग करते समय लंबे सर्फबोर्ड अधिक स्थिर रहते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जल में सर्फिंग करते समय लंबे सर्फबोर्ड अधिक स्थिर रहते हैं। कथन नंबर 2 है जल में सर्फिंग के दौरान लंबे सर्फबोर्ड का आयतन और सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है, यानी जल में सर्फिंग करते समय लंबे सर्फबोर्ड अधिक स्थिर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जल में सर्फिंग के दौरान लंबे सर्फबोर्ड का आयतन और सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 के लिए सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 कैंसर का पता लगाना, नंबर 2 वन अग्नि की घटनाओं में कमी करना, नंबर 3 कविता लिखना, नंबर 4 खगोलीय पिंडों की पहचान एवं वर्गीकरण करना। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उपर्युक्त में से कितने कार्य संभव हैं? इनमें से जो 4 कार्य दिए गए हैं, वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कितने कार्य किए जा सकते हैं? तो नंबर 1 है कैंसर का पता लगाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैंसर का पता लगाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है वन अग्नि की घटनाओं में कमी करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वन अग्नि की घटनाओं में कमी के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। वन अग्नि की घटनाओं में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाभदायक है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 3 है कविता लिखना, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में एक एआई के द्वारा एक कविता लिखी गई थी जिसका शीर्षक था आई एम कोड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कविता भी लिखी जा सकती है, इसलिए कथन नंबर 3 भी हमारा सही है। और कथन नंबर 4 है खगोलीय पिंडों की पहचान और उनका वर्गीकरण करना, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए कथन 4 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1, 2, 3 और 4 चारों ही बिल्कुल सही हैं, यानी इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो बिल्कुल सही आंसर है, यानी बिल्कुल सही कथन है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। और भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 में, यह भी आपको ध्यान रखना है। कथन नंबर 2 है यह किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही प्रदान किया जा सकता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत रत्न किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही प्रदान किया जा सकता है।
कथन नंबर 3 है यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत एक उपाधि है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है। तो भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कोई उपाधि नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 और 2, केवल कथन 1 और कथन 2 ही सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है सनस्क्रीन आपकी त्वचा को सूर्य की किरणों से कैसे बचाती है? ऑप्शन है ए स्वेद में वृद्धि करके, ऑप्शन बी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित और प्रकीर्णित करके, ऑप्शन सी मेलेनिन उत्पादन में वृद्धि करके, और ऑप्शन डी शीतलन प्रभाव उत्पन्न करके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित और प्रकीर्णित करके सन स्क्रीन हमारी त्वचा को सूर्य की किरणों से बचाती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफीन, कथन नंबर 1 है यह कार्बन का द्विआयामी रूप है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ग्राफीन कार्बन का एक द्विआयामी यानी अपरूप है। कथन नंबर 2 है इसमें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय जालीनुमा कई परतें पाई जाती हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। ग्राफीन में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय जालीनुमा केवल एक ही परत पाई जाती है। तो इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है इसे ग्रेफाइट, कोल तार या लाख को गर्म करके तैयार किया जाता है। तो ये कथन हमारा सही है। ग्राफीन को ग्रेफाइट, कोल तार या लाख को गर्म करके तैयार किया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है ध्वनि की गति ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं में से गैसीय अवस्था में सर्वाधिक होती है। तो ये कथन हमारा गलत है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, जबकि गैसीय अवस्था में सबसे कम होती है। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है ध्वनि की गति ठंडी वायु की तुलना में गर्म वायु में तीव्र होती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति ठंडी वायु की तुलना में गर्म वायु में तीव्र होती है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है ध्रुवीय भालू विश्व का सबसे बड़ा भालू और सबसे बड़ा स्थलीय मांसाहारी है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो ध्रुवीय भालू होता है वो विश्व का सबसे बड़ा भालू और सबसे बड़ा स्थलीय मांसाहारी है। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है ध्रुवीय भालू मुख्य रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है। ध्रुवीय भालू केवल आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है, ना कि अंटार्कटिक क्षेत्र में। तो ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने ध्रुवीय भालू को अपनी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि IUCN ने ध्रुवीय भालू को अपनी रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में शामिल किया है, ना कि एंडेंजर्ड के रूप में। तो ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 है बृहस्पति। बृहस्पति के उपग्रह हैं वर्तमान में 95। नंबर 2 है अरुण। अरुण के उपग्रह हैं 27। नंबर 3 है मंगल। मंगल के उपग्रह हैं 2, फोबोस और डिमोस। और नंबर 4 है वरुण। वरुण के उपग्रह हैं 14। तो ये हमें बताना है
इनके घटते क्रम में लगाना है कि किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है और किसकी सबसे कम, जो इनमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले होगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बृहस्पति के उपग्रह हैं 95, अरुण के 27, मंगल के 2 और वरुण के 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में प्रजनन की विखंडन विधि पाई जाती है? नंबर 1 है बैक्टीरिया, नंबर 2 वायरस, नंबर 3 प्रोटोजोआ। इनमें से किन में प्रजनन की विखंडन विधि का उपयोग किया जाता है? तो नंबर 1 बैक्टीरिया में प्रजनन के लिए विखंडन विधि का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है वायरस में प्रजनन के लिए विखंडन विधि का उपयोग नहीं किया जाता, तो ये हमारा गलत है। नंबर 3 है प्रोटोजोआ में भी प्रजनन के लिए विखंडन विधि पाई जाती है, तो ये भी हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही हैं, इनमें प्रजनन के लिए विखंडन विधि पाई जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? ऑप्शन है ए अश्रु गैस के उत्सर्जन से, ऑप्शन बी सल्फर यौगिकों के उत्सर्जन से, ऑप्शन सी अम्लीय अभिक्रिया से और ऑप्शन डी जल के अवशोषण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज में सल्फर यौगिक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर यौगिकों के उत्सर्जन के कारण प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने विजन IAS जो टेस्ट सीरीज़ थी उसका जो टेस्ट नंबर 1 था हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।